बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन व नाज़रीन, हमारे चैनल लॉ जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है इंजंक्शन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में क्या फर्क है। तो इसको हम डिस्कस कुछ इस तरह करते हैं कि इंजंक्शन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को सिविल प्रोसीजर कोड जो है, जिसको हम उर्फे आम में सीपीसी भी कहते हैं, ये डील करता है। सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसा कानून है जो ना तो कोई हक देता है और ना ही कोई हक लेता है, लेकिन ये सिविल कोड के प्रोसीजर को रेगुलेट करने में मदद देता है। किसी केस के फैसले के वक्त इंजंक्शन और अटैचमेंट में कंफ्यूजन जरूर पैदा हो जाता है। ये दोनों जो हैं ये अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। इंजंक्शन और अटैचमेंट जो है ये दोनों अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। आज हम बताएंगे कि टेम्परेरी इंजंक्शंस और अटैचमेंट में बिफोर जजमेंट में क्या फर्क है। ये आर्जी रेमेडीज होती हैं कि प्लेंटिफ के दावे के डिस्प्यूट से मुतल्लिक होती हैं, जिसमें मुद्दा लय को मदई का हक जाया करने से रोक दिया जाता है। तो जो इन इंजंक्शन का और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो है, इसकी हम जो डिफरेंस यहाँ बयान करते हैं। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो जजमेंट आने से पहले जिसको अटैच कर दिया जाए। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं जी, ऐसे मैटर्स को हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये अटैच हो गई थी बिफोर जजमेंट। जो फाइनल जजमेंट है उसके आने से पहले ये प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई थी। किस रीजन से अटैच की गई थी यह हम फर्क में हम वाज़ा कर देते हैं। अब यह है कि इंजंक्शन कुछ इस तरह, पहले हम इंजंक्शन को डिस्कस करते हैं कि हुक्म इम्तनाई में मुखालिफ पार्टी को हदायत की जाती है कि कोई खास काम करने से बाजो ममनू रहे या कोई खास काम करे। ठीक है, इसका जो रेमेडी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वो किसी जायदाद का स्टेटस को कायम रखे कि जब तक ये मुतनाज़िया क्लेम या राइट अदालत के सामने उसका फैसला नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक स्टेटस को बरकरार रहेगा। तो ये आर्जी जो है हुक्म इम्तनाई कोर्ट से आर्जी तौर पर मुहैया किया जाता है कि मुद्दल जायदाद मुतदाविया कोई नुकसान पहुंचाने से बाजो ममनू रहे। ये एक इंटरम रिलीफ होता है जिसका मकसद प्लेंटिफ के हकूक का दफा करना होता है। ऑर्डर 39 रूल 1-2 इसको डील करता है, जिसके मुताबिक आर्जी हुक्म इम्तनाई हासिल करने के लिए मुदज्जा झैल शराइत हैं। ये कुछ कंडीशंस के ताबे होता है। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल करने में या साबित करने में मुद्दई कामयाब हो जाता है, तो फिर उसको ये इंटरम रिलीफ ग्रांट होता है। अब इंटरम रिलीफ में ये जो कंडीशंस वो क्या साबित करनी पड़ती हैं। नंबर 1 प्रीमा फेशी केस है। नंबर 2 इरिपेयरेबल लॉस है। ठीक है, यानी कि अगर ये हुक्म इम्तनाई जारी ना किया गया तो मुद्दई को इरिपेयरेबल लॉस होगा। नंबर 3 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस शुड बी इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। नंबर 4 डिस्प्यूट्स जो है जो डिस्प्यूट्स है जो रेस हो रहा है वो मस्ट बी बोनाफाइड। ठीक है, प्लेंटिफ मस्ट उसको क्लेम करेगा, बोनाफाइड जो है वो क्लेम करेगा। ठीक है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुद्दई पर होता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मुद्दई को इसको साबित करना होता है कि जी ये वाकई ही ये 4 कंडीशन जो है प्रीमा फेशी, इरिपेयरेबल लॉस, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस और बोनाफाइड जो है ये वो साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित करता है तो वो उसको इंजंक्शन जो है या हुक्म इम्तनाई जो है वो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर ग्रांट कर दिया जाता है। ठीक है, हुक्म इम्तनाई आर्जी में प्लेंटिफ सिर्फ मुद्दालय के खिलाफ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए अदालती रिलीफ मांगता है। ठीक है, जिसमें मुद्दालय के जायदाद की अटैचमेंट शामिल नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें किसी जो मैटर जो चीज यहाँ पर जिसके अगेंस्ट इंजंक्शन जारी किया गया है वो मुतनाज़िया जायदाद होगी। ठीक है, वो मुतनाज़िया जायदाद में कोई नुकसान से बचाने के लिए मुद्दई को इंजंक्शन जारी किया जाएगा। इसमें मुद्दा लय की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा लय की प्रॉपर्टी जो है वो इन इशू नहीं है। ठीक है, इसलिए इंजंक्शन जो है सिर्फ मुतनाज़ा जायदाद पे जारी किया जाएगा, वो भी जो मैंने कंडीशंस पहले बताई हैं उन कंडीशन के
ताबे है, ठीक है। यानी कि वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हुक्म इम्तनाई जारी होगा, अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो हुक्म इम्तनाई जारी नहीं होगा, ठीक है। अब हम अटैचमेंट के ऊपर आते हैं कि अटैचमेंट ऑर्डर एक गारंटी है ये इत्मीनान हासिल करने के लिए कि अदालत का फैसला उसके हक में आने की सूरत में कहीं वो फायदा जो वो अदालत से हासिल करना चाह रहा है वो फायदा जो है उसको हासिल ना हो, ठीक है। यानी कि फर्ज करें एक बंदे ने रिकवरी सूट दायर की है, रिकवरी सूट है यानी कि जिसको हम उर्दू में दावा दिलापाने भी कहते हैं। रिकवरी सूट है कि 10 लाख की है, 20 लाख की, 25 लाख की है। अब रिकवरी सूट उसके हक में डिग्री हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ड्यूरिंग द जो प्रॉपर जब ये केस चल रहा था और मुद्दई को पता था कि वो वाकया ही मुद्दई का डिफॉल्टर है, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी सारी की सारी जायदाद बेच दी है। अब कोई ऐसा जरिया नहीं है कि मुद्दई को रिलीफ हासिल हो सके अदालत से। तो ऐसी सूरत में जब वो दावा दायर करेगा, चाहे वो दावा ऑर्डर 37 रूल 1-2 के तहत हो या वो कोई रिकवरी सूट हो या एक और दावा दायर होता है जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत 21A के तहत जो है ना इसमें प्रॉपर्टी अटैच होती है, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर्टी हम अटैच करवा सकते हैं कि उसमें ये होता है कि मुद्दा लय की कोई जाती प्रॉपर्टी जो है जिसके बारे में आपको उसका खेवट खतूनी और खसरा नंबर पता होगा, उसका मुकम्मल बायोडेटा होगा, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी आप लगा के एक एप्लीकेशन के साथ जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की एप्लीकेशन है, जब आप सीपीसी के तहत वो एप्लीकेशन गुजारेंगे तो वो ऑर्डर 38 रूल 5-13 के तहत होगी, लेकिन जब आप फैमिली कोर्ट एक्ट में वो एप्लीकेशन गुजारेंगे तो वो 21A के तहत एप्लीकेशन गुजारेंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि मुद्दा लय की प्रॉपर्टी जो है ये अटैच कर दी जाए ताकि जब हमें कोई ये दावा हमारे हक में डिग्री हो तो हमें पता चले कि हमें रिलीफ कहाँ से मिलना है, ताकि उसकी जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको सेल करके उसको नीलाम करके अदालत जो है मुद्दई को वो रिलीफ मुहैया कर सके, ठीक है। अटैचमेंट का मकसद मेन मकसद ये होता है कि मुद्दा लय के मुस्तकबिल में किसी भी जायदाद को एलिनेट या ट्रांसफर करने से रोकना होता है ताकि मुद्दई पार्टी का फायदा जो अदालत से हासिल करना चाहती है इस जायदाद के जरिए से उसको हासिल हो जाए, ठीक है। यहाँ हमने क्लियर कर लिया है कि इंजंक्शन और अटैचमेंट में क्या फर्क है। इंजंक्शन मुतनाज़ा प्रॉपर्टी के मुतल्लिक होता है जिसमें मुद्दई की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मुतनाज़ा प्रॉपर्टी के मुतल्लिक नहीं होता है, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि कल को अदालत से कोई फायदा हासिल हो तो मुद्दई की वो प्रॉपर्टी जो उसकी मुद्दा लय की वो प्रॉपर्टी जो कि मुद्दा लय की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी करके या उसको सेल करके उसको ऑक्शन पे लगा के मुद्दई को वो अदालती बेनिफिट हासिल करवाया जा सके। तो ये था इनमें इंजंक्शन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में फर्क। तो इंजंक्शन को सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल 1-2 डील करता है और इसके अलावा जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को ऑर्डर 38 रूल 5-13 जो डील करता है। तो मेरे ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक क्लियर करने में कामयाब हो चुके हैं कि इंजंक्शन और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट में क्या फ़र्क है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।